हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस खान ग्लोबल स्टडी आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे जो 70वीं बीपीएससी के लिए बनाया गया है और टेस्ट नंबर ये 13 है। ठीक है, इससे पहले जितनी भी टेस्ट हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जा करके आप देख लीजिएगा। इसमें सेक्शनल भी है और फुल लेंथ भी है, तो आप देख लीजिएगा। और आज का जो टेस्ट है ना 13 नंबर, ये है फुल लेंथ टेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, और इससे पहले जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज जो एडुटेरिया का है वो भी हमारे हो गए हैं, और परम आईएएस का और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट 20 तक हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स करंट अफेयर भी एडुटेरिया का जो करंट कॉन्सेप्ट करके आता है उसका, खान ग्लोबल स्टडी का, बीपीएससी मेकर का, और कभी कभी कोई आपको एसपीडी का भी मिल जाएगा, तो आप जा करके देख लीजिएगा। अगर आपको किस चीज़ का चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसमें उसका बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, AR देसाई ने। इसका आंसर हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बांडीवास की लड़ाई जो 1758 से 63 के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जाना जाता है उसको, और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, और फ्रांसीसी का इसी युद्ध में क्या हुआ था, तो उनकी पतन हो गई थी। उसके बाद वो ना मतलब राजनीतिक में भाग नहीं लेने, वो सीमित हो गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बाडीवर्स के युद्ध में फ्रांसीसी का हार हो गया था, और ये बाडीवर्स के युद्ध कब हुई थी? तो ये बाडीवर्स की युद्ध थी 1760 में। ठीक है, 1760 में ये पूछता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। 1760 में बाडीवर्स की युद्ध हुई थी, और किसके बीच में? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। उसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में भी युद्ध से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को विचार करना है। तो यहाँ पे युद्ध है और किसके बीच में लड़ा गया है वो देखना है। ठीक है, और कौन सा सुमेलित है ये भी देखना है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं है। तो पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्रथम युद्ध के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, तो ये गलत हो गया। ये बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और लोधी के बीच में हुआ था, तो पहला तो गलत हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के, तो ये भी गलत है। पानीपत का तृतीय युद्ध के मराठा और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, तो तीसरा सही है, बाकी ये दोनों गलत हो गया है। ये क्या किया है ना, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, इसलिए पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के साथ, और कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका 3 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सुमेलित है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो उन्होंने एक नई भू राजस्व प्रणाली लागू की, जिससे मैसूर रेशम युद्धों के बीच विकास को बढ़ावा मिला था, और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए थे, और वे जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। तो ये तीनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और 1799 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आप जानते होंगे जो टीपू मैसूर, जो आंग्ल मैसूर युद्ध थी, चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी, उसमें वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है और डेट भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। और चौथी जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, उस टाइम बिलेजली ये थे, मतलब वायसराय थे। ठीक है, वायसराय उस टाइम गवर्नर बोला जाता था, तो वो थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सहायक राज्यों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा निम्नलिखित में से उपयुक्त सही कालानुक्रम, पहले कौन राज्य में सहायक संधि लागू हुआ था? तो ये पूछ रहा है। तो 5 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हैदराबाद का हुआ था। जो हैदराबाद का कब हुआ था फ्रेंड्स? तो हैदराबाद का 1758 में हुआ था, 98 में सबसे पहले हैदराबाद का ही हुआ था। उसके बाद
उसके बाद हुआ था तंजौर का, जो तंजौर हुआ था 1799 में। फिर उसके बाद हुआ था पेशवा का हुआ था, उसके बाद पेशवा का हुआ था। पेशवा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 1802 में हुआ था पेशवा का। और लास्ट में भोसले का हुआ था फ्रेंड्स, तो जो 1803 में भोसले का हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें एक बार और देख लेंगे तो अवध का हुआ था 1801 में, हैदराबाद का 1758 में, मैसूर का 1799 में जो टीपू की मृत्यु के बाद हुआ था। तंजौर में हुआ था 1799 में, अवध का हुआ था 1801 में, पेशवा का 1802 में, और बरार का हुआ था 1803 में, गायकवाड़ का 1803 में, और राजपूताना राज 1818 को हुआ था। 1818 में राजपूताना राज्य हो गया था। होलकर भी 1818 में हुआ था, भोसले 1803 में हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है, और सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि बेलेजली का जो सहायक संधि हुई थी ना, सबसे पहले कौन हुआ, सबसे पहले किसके साथ हुआ था? तो ये हैदराबाद के साथ हुआ था। तो ये ज़्यादा आपको PYQ में मिलेगा। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण है। तो मध्य प्रदेश के सिलखेड़ा जिले में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र के स्थापित किया गया है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल फ्रेंड्स, कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से जरूर होकर गुजरता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रही वसुंधरा ताल, मवन झील और पुंगुरु झील निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 8 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में खटिया गांव और पड़ता वेट 2 स्थान चर्चा में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 9 का आंसर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन के संबंधित है खटिया गांव और पड़ता वेट, ये गुजरात में है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में नोक्टिक्स ज्वालामुखी की खोज निम्नलिखित में से किस ग्रह पे की गई है? तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पे की गई है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, मंगल ग्रह पे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू। क्योंकि अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 के लिए संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है फ्रेंड्स? तो 12 का आंसर हो जाएगा TM कृष्णन को मिला है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाल ही में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 414 शुरू किया था? तो चुनाव आयोग ने किया था फ्रेंड्स। तो क्योंकि अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, तो इसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो मिशन 414 कहाँ पे शुरू किया गया था चुनाव आयोग द्वारा? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व बैंक ने क्रय शक्ति समता PPP के आधार पर भारत के रैंकिंग की घोषणा की। PPP के आधार पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 14 का सही कथन क्या होगा? तो क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार PPP के संदर्भ में चीन सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है भारतीयों की क्रय शक्ति अधिक है क्योंकि भारत में वस्तुओं और सेवाओं सामान्यतः अधिक सस्ती होती है। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। दूसरा तो दूसरा सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ध्यान रखेंगे कि भारत की क्रय शक्ति अधिक है क्योंकि भारत में वस्तुओं और सेवाओं सामान्यतः सस्ती होती है। दूसरा सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण सहारा रेगिस्तान का विस्तार अफ्रीकी महाद्वीप
के दक्षिण की ओर हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सहारा रेगिस्तान की उपस्थिति का सबसे प्रासंगिक कारण है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ठंडी समुद्री धारा इस क्षेत्र से होकर गुजरती है और अटलांटिक महासागर से निकटता। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा केवल एक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठंडी कैनरी धारा इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे, जिससे वाष्पीकरण के लिए आवश्यक तापमान कम हो जाता है और इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। और यहाँ पे नेता है और 1857 के विद्रोह का केंद्र है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ठीक है, तो ये कहाँ किससे सुमेलित थी? इसमें सुमेलित पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? तो फैजाबाद से, तो ये तो सही है। उसके बाद खान बहादुर बरेली से, तो ये भी सही है। और शाहमल बिहार से, तो शाहमल बिहार से नहीं थे। और बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, तो ये सही है। कुंवर सिंह बिहार से थे फ्रेंड्स, तो इसलिए तीसरा गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, तो और शाहमल कहाँ से? तो बागपत से थे, ना कि बिहार से, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उन्हें भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए जाना जाता है। वे बंगाली पुनर्जागरण में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और बाल विवाहों के उन्मूलन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और 1849 में स्थापित वेथ्यू स्कूल के सचिव भी थे। और उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस नेता के वर्णन करता है? तो ये 17 का आंसर हो जाएगा ए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ये सारे विशेषताएं वर्णन कर रहा था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 1820 से 1891 तक था, तो ये ध्यान रखिएगा, और सारे विशेषता उनके बारे में ही बता रहा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा दिया था? तो ये आजकल नारा कथन बहुत एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नारायण गुरु ने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिए थे, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, श्री नारायण गुरुदेव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुधार आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित नहीं है? मुस्लिमों से सुधार आंदोलन नहीं संबंधित है, तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो बहावी आंदोलन तो है, देवबंद आंदोलन ये भी है, और अहमदिया आंदोलन तो ये भी है। कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रहनुमाई मजदयान सभा ये नहीं है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। रहनुमाई मजदयान सभा 1851 में मतलब 1851 में स्थापित रहनुमाई मजदयान सभा पारसी समुदाय के धार्मिक सुधार में एक प्रमुख संगठन था, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी इस अधिनियम से बहुत असंतुष्ट हैं क्योंकि वे इन्हें इसे अपनी मांगों का मजाक मानते थे। उन्होंने गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से बजट पर वोट देने और सार्वजनिक वित्त को नियंत्रित करने का अधिकार मांगा। उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं का नारा भी बुलंद किए थे, तो ये नारा ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। तो उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए उल्लिखित है? तो 20 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय आंदोलन की सरकार को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से विधायी कार्यपालिका में सुधार लाने के लिए मजबूर किया। इस अधिनियम के माध्यम से इंफीडरली और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 10 और बाद में 16 कर दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने सफेद एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यूएसए ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में ब्राजील के साथ 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री वार्ता में भाग लिया है। इस वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये करेंट का न्यूज है, फिर ध्यान रखिएगा। तो इसमें है यह दोनों देशों के बीच पहली 2+2 वार्ता थी, तो ये सही है। और इस वार्ता में दोनों पक्षों ने ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा की थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है
हाल ही में भारत ने हिंद महासागर का अन्वेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण को आवेदन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसका सही कथन क्या होगा? तो इसमें होगा यह UNEP के तहत एक अंतर सरकारी संगठन है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण का एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, न कि UNEP का। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है यह गहरे समुद्र में खनिजों को इकट्ठा करने के लिए महासागर अन्वेषण करता है। तो ये सही है। और यह उभरते और कम विकसित देशों को गहरे समुद्र की तकनीकी का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। तो 2 और 3 सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंकुला दर्रा चर्चा में रहा। यह निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सिंकुला दर्रा कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा मनाली और लेह के बीच एक रणनीति रूप से महत्वपूर्ण मार्ग जोड़ा गया है। सिंको या सिंकुला भारत में एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा स्थित करता है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के जास्कर क्षेत्र से भी जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 हाल ही में खबरों में थी। इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया किसके द्वारा जारी किया गया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, मानव विकास संस्था IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अपशिष्ट एवं संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम पर हर साल खाद्य अपशिष्ट सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बेल्जियम में किया गया है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। और बेल्जियम क्या है? तो हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम ब्रुसेल में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन IAEA और बेल्जियम सरकार के संयुक्त रूप से किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 0 FIR मामला चर्चा में रहा। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा FIR उस क्षेत्र के बाहर दर्ज की जाती है जहां अपराध किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में 0 FIR का विचार एक आवश्यक कानूनी प्रावधान है जो किसी भी व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र की सीमा से बंधे बिना अपराध की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब यह है कि पीड़ित या मुखबिर घटना के अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करने के लिए संपर्क कर सकता है। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्टारगेट हाल ही में खबरों में था। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्टारगेट किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, AI सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कच्चा विथु द्वीप हाल ही में खबरों में था। इस पर निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन साम्राज्य का शासन था? तो कच्चा टीपू द्वीप कहाँ पे है ये तो पहले देख लेंगे। तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा जफराना साम्राज्य में। और ये कच्चा विथु द्वीप 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम था। और ये द्वीप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी। और मध्ययुगीन में इस द्वीप पर श्रीलंका के जफराना साम्राज्य का नियंत्रण था। तो ध्यान रखेंगे, और ये बहुत चर्चा में था फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने जीत हासिल की है? तो ये लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जितनी भी मैं टेस्ट करवा रही हूँ, जैसे कि जुनून है, मतलब एडिटेरिया का जुनून आधार, या फिर परफेक्शन IAS का, खान ग्लोबल का, परम IAS का, जितने भी टेस्ट मैं करवा रही हूँ ना, तो लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उसमें हर पहलू से आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको एक भी
भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने जीत हासिल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी 70। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 74 माफ़ कीजिएगा 74 महिलाएं चुनी गई है, जो 2019 में 78 महिलाओं की संख्या से कम है। तो कितना भी चुना गया है, तो 74, और पिछले बार 78 चुना गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के रूप में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है, तो ये भी बहुत सारे टेस्ट में मिल गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए 128वां संविधान संशोधन विधेयक, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, किस शहर ने पहली शिखर स्तरीय भारतीय सऊदी अरब रणनीति साझेदारी परिषद ASPC बैठक की मेजबानी की है, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद ने, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो सोमवार 18 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊदी ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में भारत सऊदी अरब रणनीति साझेदारी परिषद की बैठक के नियमित किया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नई दिल्ली में तो हुआ था, लेकिन हैदराबाद हाउस में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गृह मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसने 10 नवंबर 2030 को भारतीय न्याय संहिता BSN पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो इसका आंसर है श्री ब्रिजलाल। ठीक है, श्री ब्रिजलाल की अध्यक्ष वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने 10 नवंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता 2023 BSN पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा की गई है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1937 में UK के लीडर्स विश्वविद्यालय से प्रोफेसर WH पर्सनल से सांदियान में पारिस्थितिकी में PhD अर्जित किए थे, तो उन्हें किसके बारे में जाना जाता है, तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में रामदेव मिश्र को जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी मूल रूप से जैविक संगठन के 4 स्तंभों पर केंद्रित है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी प्रजातियां नहीं शामिल है, जबकि जीव आबादी समुदाय शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जन्म दर को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ए किसी विशिष्ट अवधि में जन्म लेने वालों की संख्या जो प्रारंभिक जनसंख्या घनत्व में जोड़ी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और क्या है, तो जन्म दर जन्म की संख्या जो जनसंख्या घनत्व को बढ़ाती है, मृत्यु दर तो मृत्यु की संख्या जो जनसंख्या का घनत्व को कम करती है, आव्राजन तो ये निवास स्थान के बाहर से व्यक्तियों का आगमन घनत्व और में वृद्धि करती है, और उत्प्रवासन उत्प्रवास किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो निवास स्थान से व्यक्तियों के प्रस्थान और घनत्व में कमी को उत्प्रवासन बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 38 का आंसर ए है। नेक्स्ट है 39 का कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण में जनसंख्या अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सहभोजिता से संबंधित है, तो सहभोजिता से कौन सा संबंधित है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सी एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरे अप्रभावित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने पारिस्थितिकी में प्रतिस्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, तो 40 का आंसर क्या होगा, तो 40 का आंसर हो जाएगा GF गॉस ने। ठीक है, एक रूसी जीव विज्ञान GF गॉस ने प्रतिस्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है INC के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और लोकप्रिय सिद्धांत और इससे जुड़े नेता, इसके बारे में देख लेंगे, तो ये बहुत बार पूछा भी है, तो ध्यान रखिएगा।
तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी सुमेलित हैं। तो सुरक्षा वाल्व आरपी दत्त, तो सुरक्षा वाल्व आरपी दत्त का नहीं था, ये लाला लाजपत राय का था फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा है षड्यंत्र किसका था, तो ये आरपी दत्त का, तो दोनों को क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है। और तीसरा में है लाइटिंग कंडक्टर, तो जी के गोखले, तो इसका सही था, तो तीसरा सही है, मतलब इसका केवल एक सही है, सुमेलित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चरमपंथी नेतृत्व समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 42 का आंसर है, इसमें सही कथन को चुनना है। नेक्स्ट है चरमपंथी नेतृत्व समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें सही कथन को चुनना था फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते सही कथन कौन है, तो उन्होंने केवल संवैधानिक पत्तियों का उपयोग करने पे जोर दिए थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहते हैं, लोगों ने नेतृत्व में चरमपंथियों ने सख्त संवैधानिक पद्धति के बजाय प्रत्यक्ष कार्रवाई और जन आंदोलन सहित अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण की वकालत की थी, तो पहला गलत हो गया। और दूसरा है उन्होंने स्वराज को भारत की समस्याओं का समाधान बताया था, तो ये दूसरा सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो सूरत विभाजन कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो इसमें ही आंसर दी था कि सूरत में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो अध्यक्षता की अध्यक्षता लाल घोष ठीक है फ्रेंड्स, और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता बिहारी लाल घोष ने किए थे, तो ध्यान रखिएगा 1907 में। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में सही कथन कौन से होंगे, तो ये देख लेंगे फ्रेंड्स। इसमें सत्येंद्र सिन्हा कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, तो ये सही है फ्रेंड्स। ये PYQ में बहुत बार आपको मिल जाएगा, और भी जितने भी टेस्ट करें उसमें भी मिल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किए गए थे, तो ये भी सही है। जो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। गैर अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, पहला और तीसरा गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला दूसरा सत्याग्रही थे, तो ये हमेशा पूछा गया है, PYQ में आपको जरूर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये हर बार पूछा भी है। पहले क्या पूछता था कि पहले कौन थे, तो अभी पहले वाला नहीं पूछता है, दूसरा पूछता है, कभी कभी तीसरा भी पूछता है। अभी रिसेंटली जो इससे पिछले वाले जो BPSC हुआ था ना, आई थिंक 68 में, तो ये पूछ लिया था कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो तीसरे सत्याग्रही तो ब्रह्मदत्त थे, और दूसरे अगर पूछा जाए तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, और पहला विनोबा भावे हैं, तो तीनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है 46 का कि कौन सा नेता भारतीय स्वतंत्रता की बर्लिन समिति से संबंधित है, तो बर्लिन समिति से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था, निम्नलिखित में से किसे हस्तांतरित विषय माना गया था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें सही कथन को चुनना है 47 का, तो इसमें शिक्षा है, और स्वास्थ्य और स्थानीय सरकार इसको हस्तांतरित में था, तो ध्यान रखिएगा, और आरक्षित में भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेता टॉल्स्टॉय परिवार और फिनिक्स फॉर्म से जुड़ा हुआ था, तो इसमें कौन सा नेता जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, तो 48 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई थी, तो 1910 में स्थापित किया गया था, और ये महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और फिनिक्स फॉर्म भी 1904 में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों से कौन संबंधित है, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है, तो 49 का सही कथन क्या होगा, तो इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की, तो ये सही है। गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में भी नामित किया जाने लगा था, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है
तो क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित युगों पर विचार करें, और यहाँ पे आंदोलन और संबंधित है तो इसको मिलान करके देख लेते हैं। और पूछ रहा है कि कितने युग में सुमेलित हैं, तो कितने हैं फ्रेंड्स। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी और पहला असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन नहीं था, प्लस पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो पहला गलत हो गया। और अहमदाबाद मिल्स हड़ताल जो 1918 में हुआ था वो पहले भूख हड़ताल थी, तो ये सही है फ्रेंड्स। और रॉलेट एक्ट 1818 में हुआ था, तो रॉलेट एक्ट 1818 में पहली सामूहिक हड़ताल थी, तो ये भी सही है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में पहले सविनय अवज्ञा था, तो पहला असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह था फ्रेंड्स। तो इसमें इसका क्या कहना है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो इसलिए दूसरा और तीसरा सही है और पहला तीसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी। दो कथन सही है, दो कथन मतलब सुमेलित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले यही देखेंगे गलत कथन पूछ रहा है या सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो 51 का गलत कथन कौन से होंगे तो ये देख लेंगे। तो आग की खोज माफ कीजिएगा, आग की खोज नवपाषाण काल में हुआ था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। मनुष्य ने पहली बार आग की खोज की थी और उसका उपयोग कब शुरू हुआ था, इसका सटीक समय अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। ये पूरा पाषाण काल का है आग की उत्पत्ति, तो ये पहला गलत हो गया था। दूसरा है पशुओं को पालतू बनाना पूरा पाषाण काल में शुरू हुआ था, तो ये भी गलत है, ये नवपाषाण काल में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। और फसल की खेती ताम्रपाषाण काल में शुरू हुई थी, तो ये भी गलत है। कृषि के साक्ष्य पहली बार नवपाषाण काल में मिलते हैं। इसकी शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में मेहरगढ़ से हुई थी, और जहाँ जौ और गेहूं की खेती मिलती है। तो इसमें तीनों कथन गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तीनों, और इसमें गलत ही पूछ रहा है, तीनों कथन गलत भी है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है वैदिक राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम राजनीतिक इकाइयों को आरोही क्रम में सही ढंग से सूचीबद्ध करना है, और इसका क्या होगा तो सही आंसर फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा 52 का ए। पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, क्योंकि आरोही में होता है कम से ज्यादा होता है, तो पहले तो कुल हुआ सबसे कम, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वैदिक सभा और समिति के इस बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो सभा कुलीन की एक संस्था थी, तो ये सही है। और समिति एक जनजातीय संस्था थी जहां जनजाति के सदस्य जनजाति मामलों के प्रबंधन के लिए एकत्रित होते थे, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही था फ्रेंड्स, इसका आंसर सी होगा। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है 54 का कि लोकायत दर्शन के विकास से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स लोकायत दर्शन, तो 54 का आंसर हो जाएगा ब्रिज, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चवाक दर्शन या लोकायत दर्शन एक भारतीय भौतिकवादी दार्शनिक प्रणाली है जो परलोक, कर्म, मुक्ति, मोक्ष, वेद जैसी पवित्र ग्रंथों को प्रमाणिक एवं स्वयं की अमरता में विश्वास को स्वीकार करते हैं। इसे भारतीय दर्शन विश्वपंथ के दर्शनों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मिलिंद पन्नाहों में राजा मेनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन है, तो मिलिंद पन्नाहों में इसका नागसेन और राजा मिलिंडर के बात जो संवाद हुई है उसके बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के लिए संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो ये बहुत बार पूछा भी है, आपको PYQ में मिलेगा भी, तो मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है, इसको M.N. राय से ज़्यादातर जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। M.N. राय तो इनकी अनुभवी कम्युनिस्ट नेता थे और वे 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1934 में, कब 1934 में राय ने भारतीय द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संवैधानिक सभा का विचार प्रस्तावित किए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 57 का, तो इसमें है कि सही कथन को चुनना है, तो सही कथन क्या होगा, तो इसे 13 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तो ये सही है। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि विदेशी रियायतों ने इसका बहिष्कार किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स,
ठीक है। और मुस्लिम और इसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, पहला सही था, बाकी दूसरा तीसरा गलत था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है फ्रेंड्स? तो 58 का सही कथन हो जाएगा सी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा का पहला सत्र 9 जून 1946 को किया गया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को किया गया था, तो पहला गलत हो गया। सी राजगोपालचारी को संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो ये भी गलत है। एच.सी. मुखर्जी को विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जन गण मन को 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है, तो ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था, न कि 47 को, तो इसलिए गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित युगों पर विचार करें, इसमें सही सुमेलित है, कितने सही सुमेलित है वो देखना है फ्रेंड्स। 59 का क्वेश्चन नंबर। तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश, तो ये सही है। हंसा मेहता, तो हंसा मेहता मद्रास में है, तो ये गलत है फ्रेंड्स हंसा मेहता के बारे में। और हंसा मेहता बॉम्बे से थे, ना कि मद्रास से। राजकुमारी अमृता कौर कहाँ की थी? तो राजकुमारी अमृता कौर पंजाब से थी, ना कि बॉम्बे से। और सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश से थी, तो ये सही है। तो इसका 1 और 4 सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है सूची मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चुनाव किस में है? तो इसमें सूची जो हमारा संविधान है ना, जो बना हुआ है, उसमें मिलान करना है कि कौन सा भाग में है। तो चुनाव किस में भाग में है? तो चुनाव 15 में है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, चुनाव 15 में है। ठीक है। न्यायाधिकरण, तो न्यायाधिकरण कहाँ पे है? तो न्यायाधिकरण भी मतलब ये 14A में न्यायाधिकरण है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मतलब इसका मिलान कर लेंगे 2। और होता है राजभाषा, राजभाषा कहाँ पे है? तो राजभाषा का हो गया 17 में राजभाषा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपातकालीन प्रावधान 18 में है, तो ये ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही क्रम को चुनना है। सही कौन कौन से सही है, तो ये देख लेंगे फ्रेंड्स। तो इसकी नियुक्ति दिसंबर 1955 में हुई थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये इसकी नियुक्ति दिसंबर 1953 में हुई थी, ना कि 55 में हुआ था, तो पहला गलत हो गया। के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू अन्य 2 सदस्य थे, तो ये सही है। और इसने एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को स्वीकार किया था, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिर्फ 2 सही है और पहला तीसरा गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये 62 का आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होता है फ्रेंड्स। और ये पहले ध्यान रख लीजिए कि वित्तीय आपात का अनुच्छेद कितने में है? तो 360 में, ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा। और उसका जो अधिकार है सिर्फ राष्ट्रपति को है, लेकिन जो संसद होते हैं ना, वो लिखित रूप से उनको देते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, और संवैधानिक आपातकाल 356 में और 365 में भी है, और वित्तीय आपातकाल 360 में है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। 63 का, तो इसमें है, इसे आयरिश संविधान से लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के बारे में बोल रहा है, तो ये आयरिश से नहीं लिया गया था, आयरिश से तो DPS पे लिया गया है, तो पहला गलत हो गया। इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था, तो 63 का बिल्कुल ये सही है। और ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और ये रूस से लिया गया है फ्रेंड्स। और ये प्राकृतिक में न्यायोचित है, तो ये प्राकृतिक में न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके सिर्फ 2 सही था और 1 और 3 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 64 का, कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा निषेध किया जा सकता है, तो आंसर सी। माफ़ कीजिएगा, इसमें आंसर क्या होगा? तो निषेध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जा सकता है और कूट का सही उत्तर कौन सी होगा? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी संस्था द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट ही सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शरीर को अपने पास रखना, मतलब जो भी है ना बॉडी है तो सामने हमारे सामने लाओ, वो चीज़ होता है। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 द्वारा रीट जारी करते हैं और उच्च न्यायालय 226 द्वारा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है, तो 149 किससे संबंधित है फ्रेंड्स, 65 का। तो चुनावी मामले में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, ये कितना है, तो ये 149 में है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है, तो फ्रेंड्स बजट शब्द का तो उल्लेख कहीं पे नहीं किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 66 का आंसर हो जाएगा डी, बजट शब्द का नहीं किया गया। जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा बजट कहीं पे भी चर्चा नहीं किया गया हमारे संविधान में। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, यहाँ पे समिति है और यहाँ से पे संबंधित है। तो 67 का क्या होगा, मिलान करके देख लेते हैं, इसमें सही उत्तर चुनना है। तो इसमें मिलान करने में क्या है, तो सहकारिया आयोग कब हुआ था, तो सहकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के बीच में हुआ था। और शाह आयोग क्या है, तो शाह आयोग भारतीय आपातकाल, संथानम आयोग तो संथानम आयोग भ्रष्टाचार और धर आयोग राज्यों का पुनर्गठन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए हैं, ये बहुत बार पूछा भी है, तो ध्यान रखिएगा, PYQ करेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो 68 का आंसर हो जाएगा समाजवादी अखंडता और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। संप्रभुत्व और स्वतंत्रता पहले से था, तो समाजवादी अखंडता और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कौन सा आता है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेंगे। तो रीट जारी करने की शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में 32 में है आर्टिकल्स में, और उसके बाद केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो 69 का सही विकल्प होगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे संसद में प्रस्तुत किया, इसमें कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया, विशेष रूप से बांध निर्माण और सिंचाई जैसे क्षेत्रों पर। उदाहरण के लिए भाखड़ा नागल बांध के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई थी और यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और बचत को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती थी। उपयुक्त गद्यांश में किस पंचवर्षीय योजना का वर्णन किया गया है, तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जीएसटी नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है, तो सी का सही कथन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा यह भारत में जीएसटी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार को आईटी अवसंरचना और सेवा प्रदान करता है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है, तो इसमें दोनों सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 72 का कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं, तो UNDP द्वारा किसे किसे किया जाता है फिर इसमें सही उत्तर चुनना है, तो 72 का आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक UNDP द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मानव विकास सूचकांक इसका प्रकाशन कौन कर रहा था, UNDP, और सतत विकास लक्ष्य SDG करता है, तो वो गलत हो गया था। और लैंगिक असमानता लैंगिक समानता का UNDP ही करता है, ठीक है। और सतत विकास लक्ष्य का करता है SDSN करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा होता है फ्रेंड्स। और वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक WEF द्वारा किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर है ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है। तो सबसे पहले यही देखेंगे गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो मुद्रास्फीति सदैव अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है, तो ये गलत है। मध्यम मुद्रास्फीति का अर्थ आमतौर पर यह होता है कि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है क्योंकि यह व्यय और निवेश को प्रोत्साहित करती है, लेकिन अगर मुद्रास्फीति बहुत अधिक है तो यह लोगों के क्रय शक्ति को कम करके और अस्थिरता उत्पन्न करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मुद्रास्फीति सदैव हानिकारक नहीं होते, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी दर कितनी और स्थिति क्या है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया था। मुद्रास्फीति के देनदार को लाभ होता है, तो दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पहला गलत है और उसमें गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गतिविधियों के लिए बाह्य वाणिज्य उधार ECB की अनुमति नहीं है। तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें इक्विटी निवेश, रियल एस्टेट और पूंजी बाजार में निवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4 सही है। इसका आंसर 1, 3, 4 सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है। 75 का सही कथन क्या होगा, तो इसका होगा 75 का यह भारत में सभी लोगों को ऋण प्रदान करता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। बैंक उच्च जोखिम वाले उपकरणों में निवेश करने वाले उद्यमियों को या तो उन उधारकर्ताओं को ऋण देने से मना कर सकता है जिन्होंने पिछले ऋण को भुगतान नहीं किया है, तो सभी को नहीं देता है। और मानक नगद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR बैंकों पर लागू होता है। तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है 5/25 नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 76 का इसमें कौन सा सही है वो देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यह बैंकों को परियोजना के नगद प्रवाह के साथ संरेखित करने के लिए 20 से 25 साल के दीर्घकाल ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिसे हर 5 से 7 साल में पुनर्वित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति कार्रवाई करती है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी और सब्सिडी को नियंत्रित करना इत्यादि। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सरकारी प्रतिभूति को बेचना ऐसा नहीं होता है, यह एक मौद्रिक नीति उपाय है, ना कि राजकोषीय नीति। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे राजकोषीय नीति के बारे में ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जब अधिक योग और रोजगार प्राप्त व्यक्ति मजबूत अर्थव्यवस्था में नए अवसरों की तलाश करते हैं तो कंपनियों के पास आमतौर पर चयन के लिए उम्मीदवारों का एक बड़ा समूह होता है। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी का वर्णन किया जा रहा है। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सही पूछ रहा है 79 का, तो इसमें सही होगा सी, आंसर है इसका सी, जिसमें यह राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच में अंतर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 80 का सही कथन क्या होगा। तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मोस्फी के तहत संचालित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत केंद्रीय क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन्स को लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है। ठीक है, और दूसरा में क्या है, तो ऑपरेशन ग्रीन का प्रारंभिक लक्ष्य केवल टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादों का विपणन पर केंद्रित है। तो दूसरा सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय का उदाहरण है। तो गैर योजना व्यय का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स, इसका 81 का आंसर हो जाएगा बी। सरकारी ऋण पर ब्याज प्राप्त करना ये गैर योजना व्यय है, तो ध्यान रखिएगा, इसका 81 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
नेक्स्ट है 20 मई 2019 को प्रभावित हुए संशोधित परिभाषा के अनुसार एम्पियर को मूल आवेश E की किस निश्चित संख्यात्मक मान को लेकर परिभाषित किया गया है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी 1.60217664 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा? तो माइनस 10 टू पावर हो गया -19 कुलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 83 का कि समतल कोण का एसआई इकाई क्या होता है? तो समतल कोण का एसआई इकाई रेडियन होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। 83 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय सुत्त पिटक में 5 निकायों या संग्रह में से दूसरा और थेरवाद बौद्ध धर्म के पाल कैनिन की रचना करने वाला तीसरा पिटक में से एक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पे स्थित है? तो चिरांद कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये बिहार में है और ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्राचीन काल में काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो 86 का आंसर था सी वाराणसी। फ्रेंड्स मैं लूसेंट अभी रिसेंटली स्टार्ट की थी, इसमें मात्र मैंने 2 वीडियो ही बनाई हूँ क्योंकि उसमें व्यू नहीं जा रहे थे, लोग नहीं शायद देखना पसंद कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं उसको बंद कर दी थी। तो लूसेंट आपको भी करना ज़रूरी होगा अगर शॉर्ट मतलब जैसे कि बीपीएससी भी नहीं और अगर कोई भी एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लूसेंट काफ़ी हेल्प करेगा। और उसमें ये काशी महाजनपद जितने भी जनपद थे ना उसमें मैं डिटेल्स में बताई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें सारे कुछ करवाए थे। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं उसको फिर से कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, तो और नेक्स्ट है राजगृह का वास्तुकार किसे नियुक्त किया गया था? तो 87 का आंसर हो जाएगा ए महागोविंद को राजगृह का वास्तुकार घोषित किया गया था। महागोविंद मगध राजा बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध वास्तुकार और मंत्री थे। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यूडिटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह जो बुक आता है ना वो मैं कंप्लीट करवा दी हूँ, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इम्तियाज अहमद का जो MCQ बुक है ना वो भी मैंने कंप्लीट करवा रखी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार स्पेशल से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 89 का डी। माफ कीजिएगा 88 का डी है। 89 का क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वृद्ध कथा मंजरी बताता है फ्रेंड्स, जो 11वीं शताब्दी में है, क्षेमेंद्र द्वारा संस्कृत में लिखा गया है, एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। इसमें चंद्रगुप्त को शूद्र मूल्य का बताया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक कौन बना था? तो पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक अग्निमित्र शुंग बने थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग ने उनका स्थान लिया था, जो शुंग वंश का दूसरा शासक बना था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को हराया था? तो देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को? तो इसका है गृहवर्मन मौखरी शासक को हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है तारानाथ किस क्षेत्र के इतिहासकार हैं? तो तारानाथ किस क्षेत्र के इतिहासकार हैं? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी तिब्बत का। नेक्स्ट है कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी, सिमरावगढ़, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है 94 का कि किस वंश के शासक के अधीन सामंत सेन एक सामंत था? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी पाल का। नेक्स्ट है
बिहार में तुर्क शासन स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तुर्क शासन स्थापित करने का बख्तियार खिलजी को दिया जाता है फ्रेंड्स। इसने ही क्या किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था। तो बख्तियार खिलजी को तुर्क शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जो बिहार में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चौसा की लड़ाई में हुमायूं किस नदी में कूद गया था? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं गंगा नदी में कूद गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 26 जून 1539 में शेरशाह सूरी की सेना ने चौसा की लड़ाई में सम्राट हुमायूं के नेतृत्व वाली मुस्लिम सेना को हरा दिया था, मुगल सेना को हरा दिया था। और बचने के लिए हुमायूं गंगा नदी में कूद गया था और अपनी जान बचाने में कामयाब बना था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में न्यायपालिका को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया जाता था? तो 97 का आंसर है बी, दीवान ए कजा। नेक्स्ट है, दूदू बीवी की मृत्यु के बाद बिहार का वास्तविक शासक कौन बन गया था? तो दूदू बीवी के मृत्यु के बाद बिहार में शासक शेर खान बन गए थे। शेर खान का ही नाम है शेरशाह सूरी, तो ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 1528 में बिहार के सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी रानी दूदू बेगम के शासन की भूमिका निभाई। शेर खान को उनका उप गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद मिला। 1530 की शुरुआत में दूदू बेगम की मृत्यु के बाद शेर खां, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से बिहार में वास्तविक शासक बन गया था, तो ध्यान रखेंगे। ये सब बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और बिहार स्पेशल में अगर बिहार के लोग हैं ना, तो आपको बिहार स्पेशल करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अदर स्टेट से आपको मार्क्स गेन करवाता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले आपके स्टेट के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा और आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और नहीं भी जानते जो अदर स्टेट के हैं, तो वो बुक जरूर पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, तभी आपको बिहार का जितनी भी क्वेश्चन होगा आपको सही बन सकता है। नेक्स्ट, पटना में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो पटना में 1857 का विद्रोह 3 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। और 3 जुलाई को किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये पटना में विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने स्टार्ट किया था 3 जुलाई को, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 जुलाई। नेक्स्ट है, बिहार में गठित होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन बन गए थे? तो इसका आंसर है मौलाना महजूरुल हक, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 16वां अधिवेशन के बारे में पूछता है, अगर बिहार का PYQ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर है 101 का आंसर है हजारीबाग में। बिहारी छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन वर्तमान झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में आयोजित किया गया था। उस समय बिहार का हिस्सा था और यह अधिवेशन वर्ष 1921 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग में निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग दुल्हा दुल्हन की लंबी उम्र का कामना करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कछुआ के लिए। फ्रेंड्स, ये ना मेंस में ना मधुबनी पेंटिंग से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मंजूषा पेंटिंग में मुख्य पात्र कौन सा है? तो मंजूषा पेंटिंग में मुख्य पात्र बिहुला है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किसने किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 104 का आंसर है बी, बिंदेश्वर पाठक। और अभी बिंदेश्वर पाठक को पद्म भूषण भी दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इनका आंसर हो जाएगा ए, 1999 को भारत रत्न दिया गया था जयप्रकाश नारायण को, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में जोड़े गए रामसर स्थल नागी नक्टी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जमुई में है फ्रेंड्स। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब ये कांवरताल झील जब हुआ था ना, जो 39वां हुआ था कांवरताल झील, तो ये बेगूसराय में हुआ था। ये क्वेश्चन 67 BPSC में PT में पूछ लिया था, तो ये अभी आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नागी नक्टी बांध के बारे में जरूर पूछेगा, और ये जमुई में है। और अभी टोटल मतलब ये कितने हो चुके हैं रामसर साइड? तो अभी टोटल 85 भी हो गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 106 का कि निम्नलिखित में 107 का निम्नलिखित में से कौन डिफेक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो डिफेक्ट का क्या होता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी, एक सिंथेटिक मीडिया जहां किसी व्यक्ति को समानता को किसी और के रूप में प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल रूप से हेरफेर किया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर वीडियो में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिफेक्ट, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 108 का कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन
GPAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 108 का सही कथन क्या होगा? तो इसका उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करके और जिम्मेदार AI विकास के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना है। भारत भारत GPAI का संस्थापक सदस्य है। तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा 109 का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह प्रसंस्करण दक्षता बढ़ाने के लिए मस्तिष्क की तंत्रिका संरचना का अनुसरण करता है। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोमोफोर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 110 का आंसर हो जाएगा डी। एक अणु जो एक विशेष तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश को अवशोषित करता है और परिणाम स्वरूप रंग उत्सर्जित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्लोरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स? तो यह कार्बन का एक समावयवी है जिसमें पिंजरे जैसी एक ट्यूब जैसी संरचना होती है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। फ्लोरीन कार्बन के अपरूपों का एक परिवार है जिसमें पिंजरे जैसी या ट्यूब जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये अपरूप है, समावयवी नहीं है। यह कार्बन का एक समावयवी नहीं है, ये अपरूपों है। तो इसलिए और सबसे प्रसिद्ध फ्लोरीन बकमिस्टर फ्लोरीन है जो पेंटागन और हेक्सागोन में व्यवस्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला गलत हो गया। और दूसरा, यह ईंधन कोशिकाओं को पर्यावरणीय उपचार में उत्प्रेरक समर्थन के रूप में कार्य करता है। तो ये सही है फ्रेंड्स, दूसरा सही है, पहला गलत है। फ्लोरीन ईंधन कोशिकाओं और पर्यावरणीय उपचार में उत्प्रेरक समर्थन के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही है, पहला गलत है। लेकिन ऑप्शन में अगर आंसर शीट में देखेंगे ना तो आंसर शीट में इसका आंसर है डी। ठीक है, और अगर डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन में दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी मिसप्रिंट हो जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो 112 का गैस प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है जियोसेक्वेस्ट्रेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 113 का सही कथन होगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भूमिगत संग्रहित करने की प्रक्रिया। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है। तो 114 का गलत कथन क्या होगा? तो ब्रह्मोस्त्र भारत और रूस के बीच एक सहयोग परियोजना है जिसका विकास समुद्र और भूमि दोनों के लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए किया जाएगा। तो पहला तो सही है, और इस मिशन की रेंज लगभग 400 किलोमीटर है और यह 10 मैक तक गति से यात्रा कर सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बनाती है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर और अधिक 3 मैक तक है, तो इसीलिए ये दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका बी आंसर होगा, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा और दूसरा गलत है। नेक्स्ट है 115 का कि निम्नलिखित में से किस देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं? तो किसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं फ्रेंड्स? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, रूस के पास। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो रूस के पास तो है ही फ्रेंड्स, उसके बाद रूस के पास भी है, उसके बाद यूके अमेरिका के पास भी है और चीन के पास भी है। यूके के पास नहीं है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक है, रूस के पास भी है और चीन के पास भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वायुसेना AWACS का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 116 का बी, हवाई और सतही खतरों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करना। आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें।
नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल। इंद्रजाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सारे मॉक टेस्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को इंद्रजाल संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। और ये हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा भारत की पहली एआई संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को प्रस्तुत किया है। यह 4000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को विभिन्न मानव रहित स्वतंत्र खतरों के खिलाफ 360 डिग्री कवरेज और रक्षा प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO और नेक्स्ट कार 19 के लिए बाजार अनुमोदन प्रदान किया है। इस संदर्भ में नेक्स्ट कार 19 क्या है? तो ये भी आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का आंसर ए, कार टी सेल थेरेपी है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एआई एजेंट का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो 119 का आंसर हो जाएगा सी, उन्नत एआई प्रणाली जो मनुष्य के साथ वास्तविक समय में बहुआयामी अंतःक्रिया करने में सक्षम है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लिम्फोसाइट शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन है? तो लिम्फोसाइट का सबसे उपयुक्त वर्णन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल श्वेत रक्त कोशिका का एक प्रकार है, उसे लिम्फोसाइट कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शरीर में संक्रमण, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों की पहचान करने और उससे लड़ने में शामिल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? फिर से आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको रोग से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो ये एक जो आप घटना चक्र PYQ करेंगे ना घटना चक्र का, जिसमें बायोलॉजी सेक्शन में है, तो ये जरूर आप एक से 2 बार जरूर करके जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तो इसका केले का बंची टॉप ये नहीं होता है, जबकि कपास में ब्लैक आर्म, आलू में विल्ट और चावल का जीवाणु जनित अंगमारी, ये तीनों जीवाणु से होता है, और केले का बंची टॉप जीवाणु से नहीं होता है। फिर ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 122 का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चमकदार पिंड है? 122 का आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। नेक्स्ट है, जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो क्यों मुड़ जाता है? तो 123 का आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तन के कारण जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो मुड़ जाता है। फिर ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के संदर्भ में क्यूरी तापमान क्या है? तो 124 का आंसर हो जाएगा ए, वह तापमान जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थों के चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 124 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु के आंतरिक और बाहरी व्यास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 125 का आंसर हो जाएगा बी, कैलिपर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक किसमें है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है फ्लोरीन में, ठीक है। फ्लोरीन को F से डिनोट किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 9 और परमाणु भार 19 होता है। आवर्त सारणी की हैलोजन समूह 17 में पहला तत्व है जो कमरे के तापमान पे गैस के रूप में यह पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पर 3.98 की विद्युत ऋणात्मक के साथ सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल को कवर करता है? तो 127 का आंसर हो जाएगा बी, 2.4। नेक्स्ट है 128 का कि क्या है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के सबसे पश्चिम गांव और सबसे पूर्व गांव के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो 128 का आंसर है 2 घंटा, ठीक है। सबसे पश्चिम गांव गुजरात में गुहार मोती है जो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, और सबसे पूर्वी गांव अरुणाचल प्रदेश की किबिथु है जो 97.4 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इसका में दोनों के बीच में अंतर 2 घंटे का है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भारतीय शहर पूर्व में सबसे दूर है? तो पूर्व में सबसे दूर कौन सा है फ्रेंड्स? तो 129 का आंसर है सी, लखनऊ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रज
की भूमिका के रूप में जाना जाता है? तो ब्रज की भूमिका के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है भूटान। भूटान को ब्रज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भूटान को ब्रज की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह उपनाम इसके स्थानीय नाम ड्रुक युग से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रज ड्रैगन की भूमि। नेक्स्ट है भूगोल में आर्टेसियन कुआं शब्द किसको संदर्भित करता है? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी, एक कुआं जिसमें पानी दबाव के कारण सतह तक उठ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में उच्चवाच विशेषताओं को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? तो 132 का आंसर है बी, पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश हिल स्टेशन पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है? तो पहाड़ियों की रानी इसे जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है नीलगिरी। पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 134 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट केटू है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है मरखा घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मरखा घाटी 135 का आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख में। नेक्स्ट जवाहर सुरंग के लिए प्रसिद्ध बनिहाल दर्रा किस हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो 126 का आंसर होगा पीर पंजाल में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बारासिगरी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में से किस में स्थित है? तो 133 का आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 137 का आंसर सी, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स। और 138 का है कि लिथियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही चुनना है फ्रेंड्स। तो 138 का आंसर हो जाएगा यह सबसे हल्की धातु है और सभी तत्वों में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा क्षमता रखती है। तो ये सही है। इसमें मुख्य रूप से स्पोडियुमिन और ब्राइन जमाव से निकाला जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कौन सा मिश्र धातु नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका 139 का आंसर हो जाएगा डी, सोडियम मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट है 140 का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में क्लोन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 140 का आंसर हो जाएगा ए, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान को क्लोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अभी हमारा इसमें ना अब 10 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग से रहेगा, तो आप इसको ज़रूर बना लीजिएगा। बहुत इजी होता है और आपको 10 में अगर 8 भी सही हो जाता है तो बहुत वेल एंड गुड है। तो आप इसका मैं PDF आपको प्लेलिस्ट में डाल दूँ, माफ़ कीजिएगा, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।